हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 2 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज को। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विस्तार से 2 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं विथ फैक्ट, जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, 2 सितंबर 2020 करंट अफेयर का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसे किस विश्वव्यापी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता था? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी की जाती थी जिसमें दुनिया के सभी देशों को रैंकिंग कर दी जाती थी। तो इसे किस के द्वारा जारी किया जाता था दोस्तों? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करती थी, जिसे अभी स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दोस्तों, विश्व बैंक देश के व्यापार और निवेश, जलवायु की वार्षिक रैंकिंग के लिए जो रिपोर्ट जारी करती थी, इसे हम कहते थे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसे अभी के इसके प्रकाशन में रोक लगा दी गई है। कारण बताया जाता है दोस्तों, क्यों रोक लगाया गया? तो वार्षिक रैंकिंग में डाटा संग्रह और नियमितताओं की जांच करने के लिए कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गई, जिसमें जो डेटा है उसका सही से संग्रह नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से इसके जांच के लिए इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी दोस्तों, अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो थी ये आई थी अक्टूबर 2019 में, जिसमें भारत की रैंकिंग थी दोस्तों 63। तो ये याद रखना, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और इसी वर्ष अक्टूबर वाले में ही जो न्यूजीलैंड था दोस्तों, ये इसमें शीर्ष पर बना हुआ था। तो भारत की रैंकिंग और शीर्ष पर कौन था, ये याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये है डेविड मालपास, ये अमेरिका के हैं। दोस्तों, इसको याद करना काफ़ी आसान है। जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसे निकलते हैं ना, पैसे को नॉर्मली लोग जो बिजनेस होल्डर है वो माल के तौर पे जानते हैं, तो मालपास है ना, पैसे को पास करने वाले के अध्यक्ष, तो डेविड मालपास, ऐसे करके आप ध्यान में बैठा लेंगे। दोस्तों, अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 1944 में की गई थी। सदस्यों की संख्या देखें तो 189 सदस्य हैं। वर्तमान में दोस्तों एमडी और सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है ये है अंशुला कांत। बिल्कुल अंशुला कांत अपने भारत की है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड अभी जस्ट हुआ है, इसके संयुक्त विजेता कौन कौन देश बने हैं? जी दोस्तों, इस बार 2 देशों को विजेता घोषित किया गया है इस ओलंपियाड में। ऑप्शन है भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस। भारत और रूस कर देंगे यहाँ पर, भारत और रूस, भारत और क्रोएशिया। बिल्कुल इसको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस को इस ओलंपियाड में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, संयुक्त विजेता क्यों घोषित किया गया? इसके पीछे का कारण था कि जो लास्ट राउंड चल रही थी, चूंकि इस ओलंपियाड को पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया था, तो ऑनलाइन में कुछ खिलाड़ियों के जो कनेक्शन है, जो नेटवर्क है, इसमें प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से दोनों को विजेता घोषित किया गया इस बार। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में ये ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुआ, मतलब संयुक्त विजेता के रूप में जाना गया है इस बार। ये पहली बार है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे ऑनलाइन ओलंपियाड के रूप में आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में कुल दोस्तों 163 देशों ने हिस्सा लिया। संभवतः ये ऑनलाइन होने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट भी बन गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी कौन कौन थे इस टूर्नामेंट में शामिल, तो उनके नाम है, कुछ नाम याद रखना, जैसे विदिति गुजराती, ये तो नाम याद ही हो जाना चाहिए, VVI है। क्वेश्चन पूछ देता है कि इस बार के जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुए उसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये है विदित गुजराती। इसका विश्वनाथन आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, याद रखना है, इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 1991-92 में दिया गया था। पेंड्याल हरिकृष्ण है, कोनेरू हम्पी है, द्रोणवल्ली हरिका है। आगे कुछ नाम और देख लें, R वैशाली है, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, R प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम, R वैशाली। तो दोस्तों, R वैशाली 2 बार आ गया है, आप इसे एक बार काउंट करेंगे। R वैशाली, दिव्या देशमुख और अवंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल। तो ये कुल 12 लोग हैं दोस्तों जिन्होंने भारत के इस टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व किया था। अगर हम FIDE की फुल फॉर्म को देखें दोस्तों, तो ये फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस
इचेस, ठीक है, ये थोड़ा सा दूसरे वर्ड में है। अब इसे ट्रांसलेट अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में करें तो याद रखना ट्रांसलेटेड एज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या इसे आप वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1924 पेरिस यानी फ्रांस में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष दोस्तों आप याद रखना इनके नाम एवी डोवर्कोविच करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, भारत में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया गया। सी प्लेन का मतलब पानी में चलने वाला जहाज, वो पानी का जहाज नहीं, प्लेन है दोस्तों, जो हवाई जहाज होता है उसे पानी में चलाया जाएगा और इसे 31 अक्टूबर 2020 से भारत में शुरू कर दिया गया है। तो पहली बार इस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में या गोवा में? दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है। याद रखना ये डेट, भारत में पहली सी प्लेन सेवा है। इस सी प्लेन सेवा को कहां से कहां तक शुरू किया गया है? तो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के गुजरात के केवडिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की हवाई यात्रा इस सी प्लेन में प्रदान की जाएगी। इस सी प्लेन सेवा के लिए दोस्तों गुजरात सरकार जो है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। मतलब आप कह सकते हो कि इस सेवा को शुरू करने में गुजरात सरकार, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानन प्राधिकरण की एक त्रिपक्षीय समझौता है। दोस्तों इसे बनाने में स्पाइस जेट एयरलाइंस को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये सी प्लेन बनाने के लिए और उड़ाने के लिए। 31 अक्टूबर से ये 19 सीट वाला है ना, 19 सीट होंगे इस प्लेन में, जिसको रोजाना 4 उड़ान भरने को कहा गया है। तो 19 सीट वाले हैं। इसका किराया महज 4800 रुपया प्रति व्यक्ति रखा गया है, जो साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की दूरी को कवर करा के देगा। अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपानी हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो याद ही होगा, ये काफ़ी प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो भारत में स्थित है, गुजरात में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना अभी 29 तारीख को जो खेल दिवस मनाया गया उसी के शुभ अवसर पर जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। और इसकी घोषणा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खिलाड़ियों के सम्मान में जो रोड उनके गांव तक जाता है उनको मरम्मत करने का ऐलान किया है। दोस्तों इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना में जो है वो अभी फिलहाल में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक की जो सड़कें हैं उनको पक्की करने का प्लान बनाया गया है। इन फ्यूचर ये खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी भी। फिलहाल में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक की पक्की सड़कें बनाई जाएगी। इन खिलाड़ियों में नाम देखें अगर तो देखो नाम तो बहुत है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक है, लेकिन जो फेमस है उसके नाम को ध्यान में रखना है। जैसे मथुरा के हैं पवन कुमार शर्मा, ये तलवारबाजी करते हैं। आशीष गौतम ये भी तलवारबाजी करते हैं। इसमें फेमस है नंबर 5 में जो शामली के हैं प्रवीण कुमार, जो भारतीय क्रिकेटर के बेहतरीन बॉलर थे दोस्तों, याद होगा आपको। तो इनका भी जो घर है वो यूपी में है और यहाँ भी सड़कें बनाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों इसमें जितने भी नाम हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। सारे नाम आपको एक बार ध्यान में रख लेना है। 16 नंबर के नाम को ध्यान देना, भारतीय क्रिकेटर के बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के घर के नज़दीक की सड़कों को भी मरम्मत किया जाएगा, तो ये भी इनमें शामिल है। तो ये नाम याद रखना। इसमें पीयूष चावला को भी शामिल किया गया है ना, तो उनके भी नाम को ध्यान में रखेंगे। चलते दोस्तों नंबर 5, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों ये भी VVI बना लो क्योंकि ये भारत का पहला है और पहला वाला जो है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये खोला जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरला में। कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? केरला में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार खोला जा रहा है। केरला के कोझिकोड में यह व्यापार खोला जा रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई दोस्तों। इस केंद्र की स्थापना केरल की ग्रीन पार्क पहल, वहाँ एक पहल चलती है, कैंपेन चलती है ग्रीन पार्क पहल, इसके तहत इसे शुरुआत किया गया दोस्तों। आखिर ये ग्रीन पहल क्या है? तो इसको 2013 में शुरू किया गया था केरला राज्य सरकार के द्वारा और यह पहल राज्य में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। दोस्तों जो मेल फीमेल के बीच जो भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट में ये पहल शुरू की गई है और इसी का नतीजा है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो कोझिकोड में है। दोस्तों ग्रीन पार्क के द्वारा
जो लैंगिक असमान जो समानताएं हैं उसको बनाए रखने के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के चीज़ों का आयोजन किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो भी बनने वाला है, जेंडर म्यूजियम है, जेंडर लाइब्रेरी है, सी टैक्सी। दोस्तों सी टैक्सी एक अपने आप में अद्भुत है। ये पहला ऐसा सफल प्रोग्राम है जहां महिलाएं ही अपने वाहनों की मालिकन भी होती है और चालक भी होती है ना। तो सी टैक्सी ये केरला में अभी काफ़ी प्रसिद्ध है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन याद रखना है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इस तरह से यह प्रश्न याद कर लेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसएपीरियंस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष 30 अगस्त को इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों उन लोगों के लिए गंभीर चिंता को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो गिरफ्तार कर लिए गए हों, नज़रबंद कर लिए गए हों, अपहरण की घटना के शिकार हो गए हों या ज़बरदस्ती बिना मर्जी के गायब कर दिए गए हों, वैसे लोगों को चिंता के रूप में चिंता करते हैं हम लोग उनके बारे में। तो इसलिए इस दिवस को बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त। पहली बार दोस्तों इसे 2011 में मनाया गया था और यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा इसे घोषित किया गया था, मनाया जाता है। अगर हम यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 कभी कभी दे देता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ये भी याद रखना एक वैश्विक संगठन बना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों अगर हम यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो ये मैनहट्टन टापू है जो न्यूयॉर्क में है। तो आपके एग्जाम में मैनहट्टन टापू तो नहीं देगा लेकिन न्यूयॉर्क जरूर देता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क याद रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों अगर देखें हम तो 193 सदस्य इसमें हैं। और अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। याद रखना ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में भी आया था, है ना। एंटोनियो गुटरेस जो है ये इसके अभी महासचिव हैं। चलते हैं दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सैन्य बल ने पेंशन भोगियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पेंशनर कॉर्नर। किसने लॉन्च किया है इस मोबाइल ऐप को? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CISF। CISF ने अपने पेंशन भोगियों के लिए इसे जारी किया है। अगर हम इसके विस्तार को देखें दोस्तों तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने कर्मियों के लिए पेंशन कॉर्नर जो पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप है ये विकसित कर दिया है। CISF की स्थापना देखिए तो 1969 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक अभी राजेश रंजन जी। तो इतने पॉइंट आप इससे याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नंबर 8। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी निधन हो गया, बड़ी शोक की बात है ये। तो ये जो राष्ट्रपति थे तो ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे? कैमे क्रम पे ये भारत के राष्ट्रपति बने थे? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? इसका सही जवाब है दोस्तों 13वें, ऑप्शन नंबर सी। ये 13वें क्रम के प्रेसिडेंट थे और इन्हीं को चुनाव में हराने के बाद रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। सॉरी दोस्तों इन्हें नहीं हराया, ये मीरा कुमार जी को हराया, लेकिन ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं 13वें क्रम के, याद रखना है। इनके निधन हो गया दोस्तों पिछले 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया है। ये भारत में 2012 से लेकर 2017 के दौरान देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, ये याद रखना है। भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये देश के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 2019 में इनको यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री और वित्त विभाग इत्यादि को भी ये संभाल चुके हैं। तो काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे ये, कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, ADB और अफ्रीकन विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो काफ़ी पहुँचे हुए, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये योजना आयोग उपाध्यक्ष के रूप में 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट प्रणब मुखर्जी से संबंधित याद रखेंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन दोस्तों, कावकाज युद्ध अभ्यास 2020 में भारत ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बताना है कि यह युद्ध अभ्यास किस देश में होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान। इसका सही जवाब है दोस्तों रूस में। कहाँ होने वाला है दोस्तों? रूस में यह युद्ध अभ्यास होने वाला है। अभी दोस्तों ये युद्ध अभ्यास होगा 15 से 26 सितंबर 2020 के बीच में।
ठीक है। और यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी बहुपक्षीय कहने का मतलब इसमें कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? तो खाब-खाज युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन दक्षिणी रूस के अस्त्रखान, है ना, अस्त्रखान में किया जाना था। इसमें संघाई यानी आप कह सकते हो SCO संघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य भाग लेने वाले थे इसमें। अगर हम देशों के नाम देखें दोस्तों तो आपके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें राजधानी भी मैंने डाल दी ताकि आपको राजधानी भी साथ साथ याद हो जाए। जैसे इसमें भाग लेने वाला है चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, रूस जिसकी राजधानी मॉस्को, कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान। दोस्तों नूर सुल्तान के बारे में याद रखना, ये मतलब वर्ल्ड की पहली ऐसी कैपिटल बनी है जो किसी व्यक्ति के नाम पर बना है, किसी देश का कैपिटल, ठीक है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिस्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, उज्बेकिस्तान ताशकंद, मंगोलिया का उलन बटोर राजधानी है, सीरिया दमस्कस ये भाग लेने वाला, इसमें ईरान तेहरान राजधानी, मिस्र का काहिरा, बेलारूस का मिन्स्क, तुर्की का अंकारा, अर्मेनिया का एरेवान और अबखाजिया का सुखुमी। क्या नाम है दोस्तों? सुखुमी। तो याद रखना है। 3 देश और है, देख लीजिए। दक्षिण ओसेशिया या इसको ओसेतीनिया भी लिख दिया कहीं कहीं, इसकी राजधानी है खिनवाली और अजरबैजान की राजधानी है बाकू और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। तो कुल मिलाकर के 18 देश और भारत को अगर आप काउंट कर लो तो 19 देशों का यह एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो रशिया में होने वाला था, लेकिन इसमें भारत भाग नहीं लेगा। तो इसे याद रखना है आपको। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में श्री कृष्ण वसंत कुमार का निधन हो गया है, ये क्या थे? ये क्या थे? अगर हम बात करें कि ये दोस्तों ये भारत के प्रसिद्ध सांसद थे, है ना, ये MP थे, सांसद थे जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। ये कांग्रेस के सांसद थे और कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। कहाँ से सांसद थे ये? तो 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा में ये सांसद चुने गए थे। दोस्तों आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा का टर्म्स जो कार्यकाल है ये कब से कब तक होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 17वीं लोकसभा का टर्म कब से कब तक चलने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित की है। दोस्तों सोलर प्लेटों को एक ट्री का शेप दिया गया है जो काफ़ी चर्चा में है अभी न्यूज़ में, और इसे डेवलप किया है CSIR CMERI ने। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है दोस्तों जो बंगाल में है, तो इन्होंने डेवलप किया है। दोस्तों CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। दोस्तों इस पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इसकी अगर हम वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की अगर हम इकाई देखें तो 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता ये रखेगा। एक सिंगल सौर वृक्ष में दोस्तों 45 सौर PV पैनल जो प्लेट होते हैं वो लगे हुए हैं। इसमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जबकि इसकी अगर हम स्थापित क्षमता देखें तो 330 WP है, ठीक है। अगर इसकी क्षमता देखें तो 11.5 किलोवाट है ना। इस तरह से इससे अधिक भी हो सकती है। अच्छा, CMERI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी को हम CSIR CMERI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो दुर्गापुर में है। आगे देखें तो CISR का भी फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी के अधीन में ये संस्थान को स्थापित किया गया था 1958 में। कब बना था ये? 1958। वर्तमान में इसके डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी जी। तो इस तरह से आप विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और ये इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है एयर इंडिया ने, गो एयर ने, इंडियन रेलवे ने या टाटा लिमिटेड ने। इसको डेवलप किया दोस्तों इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कोरोना से जो महामारी फैली हुई है उसमें यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसने इसके लॉन्च किया है। इसके बारे में देखिए कि भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए मेडबोट एक रोबोटिक टेबल है दोस्तों। ये मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली ट्रॉली विकसित की है। यह ट्रॉली रोबोटिक है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया है मेडबॉट।
दोस्तों यह पहल वाराणसी के डिरेका DLW डीजल इंजन कारखाना है वाराणसी में, वहां इसे डेवलप किया गया है और इसी में केंद्रीय चिकित्सालय में जो भर्ती हैं कोरोना के संक्रमित मरीज उनके लिए इसे प्रयोग किया जा रहा है। तो याद रखना वाराणसी डीजल इंजन कारखाना। दोस्तों इस रोबोट ट्रॉली के जरिए बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना और दवा मुहैया कराई जा रही है। और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो ये हैं पीयूष गोयल जी। चलिए दोस्तों बता दीजिए भारत में पहली बार रेल कब चलाया गया था, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ये भी बता दीजिए भारत में चलाई गई उस पहली रेल का क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन करंट अफेयर के कलेक्शन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।